नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर है जहां पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कर्फ्यू में ढील के बाद यह पहली घटना है। दानिश नाम के एक युवक को चाकू मारने की खबर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर की तस्वीरें जहां पर कर्फ्यू में ढील के बाद ये बड़ी वारदात सामने आई है। दानिश नाम के एक युवक को चाकू मारा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि लगातार कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है और इसी बीच जोधपुर में यह चाकूबाजी की घटना सामने आई है। गाड़ियों की तोड़फोड़ भी हुई सर वहाँ पे क्षेत्र में। नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हमारे पास और वेरीफाई करके जो भी सही होगा उसे सबसे क्या रीजन सामने आया था? घायल की क्या स्थिति है? नहीं, घायल तो बिल्कुल माइनर इंजरीज नीचे के नीचे है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है। फिलहाल मौके पे क्या मौके पे अभी मिला। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, ये कर्फ्यू में ढील के बाद पहली घटना इस तरह की सामने आई कि चाकूबाजी वहां पर हुई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, यह घटना कर्फ्यू के बाद की बताई जा रही है। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई से जो जानकारी मिली उसके अनुसार सोनारो का बास और सिलौटा को मोहल्ले के क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां एक युवक द्वारा दानिश नाम के युवक को चाकू मारा है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार घुटने के नीचे नी पार्ट के आसपास ये चाकू लगने की बात है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया है। उसके अलावा जो घायल युवक है उसे है जो अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। उसकी स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के घटना जरूर हुई है, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर अमन और चैन की अपील की है और साथ ही यह आश्वस्त भी किया है कि लगातार पुलिस की नजर सब पे है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और मौके पर भी शांति बहाली की बात पुलिस द्वारा कही गई है। चलिए रंजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी ये कि एक शख्स को चाकू मारा गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल है। यह मुठभेड़ कुलगाम के चेन देवसर इलाके में हुई है। सुरक्षा बलों को यहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया है कि मुठभेड़ में पाकिस्तान का रहने वाला आतंकवादी हैदर मारा गया, जो उत्तरी कश्मीर में 2 साल से अधिक समय से सक्रिय था। हैदर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पिछले 2 साल से नॉर्थ कश्मीर में खासकर बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। और जैसा आपको याद होगा कि दिसंबर में एक अटैक किया था जिसमें हमारे 2 पुलिस के शहीद हो गए थे। और इसी साल फरवरी में एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था बांदीपुर में, जिसमें एक एसपीओ शहीद हो गए थे और 5-6 लोग जख्मी हो गए थे। दूसरा जो है, जो सतीश कुमार जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे कुलगाम में, उसको मारने में इसमें हाथ था शाहबाज। तो सर क्या क्या रिकवरी हुई? एक AK-47 मिला है, एक पिस्टल मिला और ढेर सारा ग्रेनेड मिला है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में महिला वादियों में फूट होने की खबर है। 5 में से एक वादी राखी सिंह सोमवार को अपना केस वापस ले सकती हैं। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक और राखी सिंह ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए थे। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि अब बाकी 4 वादी अपने रुख पर कायम हैं, जबकि राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी। और अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर गंगापुर सिटी के देवनारायण मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। देवनारायण मंदिर में अचानक से निर्माणाधीन छत के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में मलबे के नीचे आधा दर्जन से अधिक मजदूर दब गए। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। सभी घायल मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है
और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया उनका इलाज शुरू किया गया है। बहरहाल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है। 5 घायल। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेल से रिहाई और फिर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सांसद नवनीत राणा एक बार फिर से एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने अस्पताल से बाहर आते ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि भगवान श्री राम और हनुमान को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हाथों में हनुमान चालीसा, बजरंग बली की मूर्ति और हनुमान चालीसा का पाठ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कुछ इसी अंदाज में अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अस्पताल से निकलते ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। ये पीड़ा सिर्फ 14 दिन की थी। 14 वर्ष भी अगर भगवान का नाम लेने के लिए अगर कोई पीड़ा देता है तो उस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूँ। सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर ही नवनीत राणा को जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन जेल से निकलने के बाद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। भगवान के नाम पे, राम भगवान के नाम पे मुझे जेल में डाला गया और 14 दिन में अगर महिला की आवाज़ दबा सकते हैं, मुझे लगता है महिला इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर भगवान के नाम पे 14 दिन डाले हैं और श्री राम के नाम पे 14 दिन मुझे अगर जेल में डालते हैं तो 14 साल भी रहने के लिए मैं जेल में तैयार हूँ। सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार से उनका गुनाह बताने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि वो नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरा सवाल सीधा है कि भगवान का नाम लेना देशद्रोह है क्या ये भारतवर्ष में? मुझे लगता है कि मेरा गुनाह, मैंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे 14 दिन नहीं पूरा जिंदगी अंदर रखे तो भी मैं बर्दाश्त करूंगी, पर नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं। बता दें, सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। बाद में दोनों ने ये ऐलान वापस भी ले लिया, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब जमानत के बाद 5 मई को राणा दंपत्ति जेल से बाहर आ गए, लेकिन दोनों की इस मामले में दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि कोर्ट ने राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा विवाद पर मीडिया से बात न करने की शर्त पर जमानत दी थी। लेकिन रविवार को अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार राणा दंपत्ति के खिलाफ अवमानना को लेकर कोर्ट जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं जयपुर में राजस्थान गौ सेवा समिति के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। गोरक्षा संत हुंकार महासभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने जयपुर समेत सभी बड़े शहरों में गौपालन पर बने नए नियम को निरस्त करने का ऐलान किया है। सभा में बड़ी संख्या में मौजूद संतों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौशालाओं के लिए अब 9 महीने का अनुदान का भी ऐलान किया है। और इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने गौरक्षकों के बहाने देश में फैल रहे हिंसा के माहौल को लेकर चिंता जताई, तो वहीं समाज और सभी राजनीतिक दलों से हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। धन्यवाद। घरों पे रख नहीं सकते सब लोग, उसका लाइसेंस हो या सर्कुलर एग्जाम मुझे बताया गया। अभी मैं आपको कहना चाहूँगा वो आदेश मैंने मालूम करवाया अभी सरकार के मंत्रालय से, जयपुर के लिए वो लागू हुआ है। मैंने कह दिया है राजस्थान में कहीं लागू नहीं होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो गो भक्त होगा वो प्रयास करेगा मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, अहिंसा के रास्ते पे चलूँ, अपरिग्रह रखूँ, हिंसा में भाग नहीं लूँ। ये गो भक्त जो होगा, मेरी धारणा है और मैं समझता हूँ मैं सही होऊंगा। गो भक्त या साधु संत जो है आज जो हो रहा समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, थोड़ा चिंता वाली बात।
थोड़ी चिंता वाली बात है। ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। हिंसा का मतलब है कि हिंसा को कोई स्वीकार नहीं करे, और जो राज में हैं उनको एक स्वर में कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हिंसा करेगा उसको समाज कंडेम करेगा, निंदा करेगा। ये तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए। तो वहीं प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी साफ किया कि राजस्थान की गहलोत सरकार हर हाल में गोपालकों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को अनुदान बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार गोचर भूमि की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। गौशालाओं की जो मांग थी, गौ सेवा संघ की जो मांग थी कि चारे का भाव बहुत बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, उसको मद्देनजर रखते हुए अनुदान 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जाए। उस भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान जो गौशालाओं को साल में भरण पोषण का जो गोवंश को 6 महीने का दिया जाता है, उसको बढ़ाकर आज 9 माह की घोषणा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने की है। न्यायालय के कारण कुछ इसमें घटनाएं आ रही है, तो भी मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भाई गोचर का मुख्य भावना ही गोवंश के लिए है, तो उसका कोई सकारात्मक रूप से कोई रास्ता निकाला जाए। तो हमें उम्मीद है कि इसका भी कोई समाधान होगा, ताकि गौशालाओं को जो परेशानी आ रही है उसका समाधान हो सके। तो वहीं परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर के यातायात नियम सिखाने का एक दिलचस्प तरीका ढूंढ निकाला है। एक अधिकारी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए स्कूलों और कॉलेजों में जाकर के बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ ट्रैफिक सेंस की सीख भी दे रहा है। विभाग का ये आइडिया काम भी कर रहा है और नौनिहाल छोटी सी उम्र में वो तमाम नियम समझ रहे हैं जो सड़क पर वाहन चलाते समय बेहद जरूरी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी को आपने हमेशा संजीदा मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस का ये अधिकारी वर्दी पहनकर बच्चों के साथ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। मकसद है इस भावी पीढ़ी को ट्रैफिक सेंस सिखाना, ताकि आने वाले वक्त में जब ये बच्चे बड़े होकर वाहन लेकर सड़कों पर निकलें तो इन्हें सब नियम पता हो और सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ गिर सके। हमारे को ये निर्देश मिले हैं कि हजारों जगह पे जाके रोड सेफ्टी के लिए हम बोले, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में और दुनिया भर के जहाँ पे लोग होते हैं सबको रोड सुरक्षा के बारे में हमें अवेयर करना होता है। तो हम इस मुहिम को बड़ी तेजी से चलाए हुए हैं। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर इस आइडिया पर काम किया और इसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। विभाग का मानना है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल से ही यातायात नियमों की पालना करना सीख लेंगे तो आजीवन वो इन नियमों को नहीं भूलेंगे और उनके अनुशासन की वजह से आने वाले समय में एक्सीडेंट पर लगाम लग सकेगी। वहाँ भी हम जाने का प्रयास करते हैं और बहुत तेजी से हम रोड सेफ्टी में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुहिम में हम आपके साथ लें, क्योंकि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाए पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो, हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। बहरहाल ट्रैफिक नियम के लिए इस तरह का नवाचार अपने आप में अनूठा है। आने वाले वक्त में वाहनों की तादाद ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और वाहन आज के मुकाबले आधुनिक भी ज्यादा होंगे। ऐसे में जब इन बच्चों के हाथों में व्हील स्टीयरिंग आएगी तो इन्हें सभी नियमों का पता होगा। हालांकि ये एक ऐसी कोशिश है जिसके नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। तो वहीं जोधपुर में उपद्रव के बाद लगे कर्फ्यू में मिली प्रशासनिक ढील के बाद बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। घटना सुनारों कबास कबूतरों के चौक इलाके में की है, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है। बदमाशों ने दानिश नाम के युवक को चाकू मार करके घायल कर दिया। घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इलाके में कई वाहनों के कांच तोड़ने की भी खबरें सामने आई हैं। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, त्वरित कार्रवाई की है और इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और इसी वारदात की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं इस घटना को लेकर के।
और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है चाकूबाजी की घटना की सीसीटीवी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और ये न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने जहां चाकूबाजी की घटना हुई है। तो बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। पत्रकार अमन चोपड़ा केस को लेकर के प्रदेश की सियासत गर्म है। जयपुर हाईकोर्ट से अमन चोपड़ा को राहत मिलने के बावजूद राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके नोएडा वाले घर पर पहुंची तो हंगामा मच गया। कई राजनीतिक दल इस मामले में कूद पड़े तो बीजेपी ने सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि शनिवार शाम को राजस्थान पुलिस नोएडा स्थित अमन चोपड़ा के घर पहुंची थी, जिसका विरोध हुआ था। तो एक बार फिर से आज शाम 3 बजे राजस्थान पुलिस नोएडा उनके आवास पर पहुंची। राजस्थान पुलिस ने कथित तौर पर चोपड़ा के आवास के बाहर गिरफ्तारी का वारंट चस्पा किया। हालांकि कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में पूरे प्रकरण को लेकर के जवाब मांगा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्विटर पर हैशटैग आई स्टैंड विथ अमन चोपड़ा ट्रेंड हो रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्विटर पर हैशटैग आई स्टैंड विथ अमन चोपड़ा ट्रेंड होता हुआ लगातार नजर आया। वहीं राजनीतिक हलकों से भी अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो पत्रकार अमन चोपड़ा केस में लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधे इसे पत्रकारिता पर हमला बताया। वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा केस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा, सीधा हमला बोला। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से इसे पत्रकारिता पर हमला बताया और राजस्थान पुलिस के लगातार इस तरह से बिना स्थानीय थाने को सूचित किए पत्रकार अमन चोपड़ा के नोएडा स्थित आवास पर पहुंचने को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जयपुर हाईकोर्ट की ओर से पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद भी दोबारा जो है अब वो राजस्थान पुलिस का नोएडा में पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। पत्रकार अमन चोपड़ा केस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। शेखावत ने कहा कि सूबे के मुखिया हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत अब सामने आ गई है। जिस तरह से सच बोलने पर एक पत्रकार को राज्य सरकार प्रताड़ित कर रही है, उससे उन्हें अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है। देखिए, राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही प्रेस का गला दबाया जा रहा है ऐसी चर्चा करते हैं। प्रेस दबाव में इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके खुद के राजस्थान में वो गृह मंत्री हैं और उनके निर्देश पर नेटवर्क 18 के पत्रकार को जिस तरह से व्यवहार किया गया है, अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार पर 3 अलग अलग जगह एक ही विषय को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 जगह से हाईकोर्ट पे स्टे हो जाने के बावजूद भी, नो कोर्सिव एक्शन का आदेश हो जाने के बावजूद भी तीसरी जगह पर जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। तो वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आरोपों पर कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कड़ा पलटवार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सूचकांक में 180 देशों में से भारत का स्थान 150 नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और केंद्रीय नेताओं को जो अनर्गल बयानबाजी राजस्थान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, इस पर अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए। राजस्थान में हुई घटित अलवर की घटना को लेकर के गलत और झूठे तथ्यों के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार कर एक कार्यक्रम बनाया गया, जिससे राजस्थान की अमन शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का, उस पर प्रहार करने का प्रयास हुआ, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य को लेकर के कोर्ट द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध
एक वारंट जारी किया गया और वारंट जारी करने के पश्चात पुलिस का कर्तव्य है कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट को तामील कराए और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सभी प्रदेशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में अमन शांति बहाल रहे और उस पर प्रहार करने वाले, उसको मिटाने का प्रयास करने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदेश की जनता की भी यही मांग है। प्रदेश की जनता प्रदेश में अमन शांति चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द चाहती है। तो वहीं कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने भी इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। विधायक मदन दिलावर ने चेतावनी दी है कि मीडिया पर हमला करना सरकार को भारी पड़ेगा। अमन चोपड़ा जी जो न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार हैं, मीडिया में काम करते हैं, डिबेट को आयोजित करते हैं और डिबेट करता उसे अपनी अपनी बात को कहते हैं। मंदिर तोड़ने की बात को जो उन्होंने पक्ष विपक्ष में बात की, उसको लेकर के कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से 3 जगह पर मुकदमा दर्ज कराया। 2 जगह पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तीसरी भी सेम मामला तो उस पर भी स्टे देने वाले हैं, लेकिन रातों रात उनको अरेस्ट करना है, इसलिए नोएडा दिल्ली पुलिस दौड़ा दी और अनेक जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। क्यों भाई? आप तो स्वतंत्रता चाहते हैं ना मीडिया की। आप तो कहते हैं ना कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार और मीडिया के साथ ज्यादती कर रही है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है। अरे आप क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आते आप लोगों को? मीडिया के दुश्मन क्यों बन रहे हो? उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दो। ये सरकार की जो दोगली नीति है ना, इसको समाप्त करो, ये ठीक नहीं है। नहीं तो अशोक जी गहलोत साहब, ये सरकार ऐसी जगह जाकर मरेगी जहां पानी देने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो वहीं न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस के नोएडा पहुंचने पर बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला किया है। रंजीता कोली ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तो आखिरकार राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के घर क्यों पहुंची? पुलिस सरकार के इशारों पर काम कर रही है। अमन चोपड़ा जी को जिस तरीके से पुलिस पकड़ने को गई है, तो मैं कहती हूँ जिस तरीके से पत्रकार साफ तरीके से न्यूज दिखाते, उनको कांग्रेस सरकार में जो पुलिस पकड़ने गई है, तो मैं कहती हूँ कांग्रेस सरकार के बौखलाहट को देखते हुए कि इस तरीके से जब माननीय गहलोत की सरकार, जिसको देखते हुए मैं ये कहती हूँ जब माननीय हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है, अभी नहीं करना है कुछ भी, लेकिन उनको पकड़ने गई है, तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है और बहुत ही निंदनीय है। न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि उस कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है जिसने इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नोएडा भेज दी गई। 18 इंडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अंदर राजस्थान पुलिस ने डेरा जमाए हुआ है और सवाल ये है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 मामलों के अंदर स्टे दे दिया, उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ पर है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, क्या कहेंगे कि राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर डेरे जमा दिया? मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि राजस्थान की सरकार जो है वो प्रतिशोध की राजनीति करती है। उनके विधायकों के विधायक पुत्रों के दर्जनों मामले लंबित हैं, लेकिन इतनी सक्रिय राजस्थान की पुलिस कभी नहीं हुई। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भी इस तरीके से और लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश होना, तो मुझे लगता है कि जिस विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति अशोक गहलोत की सरकार कर रही है उसकी एक मिसाल है। मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरीके से प्रतिबंधित करके वो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे किसी एक पूर्व विधायक ने प्रियंका गांधी जी को कानून व्यवस्था को लेकर एक टिकट उनको टैग करी, उसकी परिणति ये हुई कि आज भी वो जेल में है। तो ये एक बानी। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार तमाम राजनीतिक हलकों से इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज क्या हुआ आखिरकार ऐसा कि राजस्थान पुलिस एक बार फिर से दोबारा नोएडा पहुंची?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस यहाँ पे नोएडा में डेरा जमाई हुई है, क्योंकि नोएडा में ही उनका अमन चोपड़ा का रेजिडेंस है। बिस्तर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है रेजिडेंस उनका, और थाना से महज 10 कदम की दूरी पे है। और यहाँ पे नोएडा पुलिस के लगभग कई अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक के और पुलिस कांस्टेबल पहुंचे हुए थे। तो उन लोगों से जो मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि क्योंकि अमन चोपड़ा के ऊपर 3 FIR दर्ज हुए राजस्थान में, तो 2 में तो उनकी गिरफ्तारी पे स्टे है, लेकिन जो डूंगरपुर में हुआ है उस पे जो है उसी के तरफ से जो है वो लोग गिरफ्तारी के लिए यहाँ नोएडा आए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं विधिक कार्रवाई है, एक हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऊपर से उन लोग के ऊपर पूरा दबाव है। और इस दबाव की वजह से वो आज अमन चोपड़ा का जो फ्लैट है वहां पे भी गए थे और वहां पे जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे अमन चोपड़ा से मुलाकात उन लोग की नहीं हो पाई, घर पे वो नहीं मौजूद है। उसके बाद वो लोग बिस्तर थाने पहुंचे और यहाँ पे तमाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी वगैरह हैं उनसे उन लोगों की चर्चा हुई, वार्ता हुई और काफी देर यहाँ पे बिस्तर थाने में वो लोग रहे। उसके बाद यहाँ से वो लोग निकल गए। उनका एक, हमने जब पूछा कि कहाँ आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि जहाँ मुझे लगेगा इन्वेस्टिगेशन करना है वहाँ पे हम जाएंगे, तो ये सीक्रेट मामला है मेरा, हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। हेमंत सिंह जी जो इंस्पेक्टर के साथ में, उनका कहना था जी। लेकिन राजीव, आपने पूछा नहीं उनसे कि आखिरकार जब कोर्ट की ओर से जयपुर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है एक पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल, लगातार मेरी आप कैमरा काफी देर तक उनसे बात हुई, तो उनका यही कहना था, देखिए हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग अपने मन से तो नोएडा आए नहीं उत्तर प्रदेश, तो जो भी हम लोग को ऊपर से इंडिकेट किया जा रहा है, जो भी मैसेज किया जा रहा है, उसी हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम जो भी काम कर रहे हैं विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, न कि हम लोग इंटेंशन से कर रहे हैं। उनके पूरे बातों से यही लग रहा था कि ऊपर से उन लोगों पर दबाव है, जिसकी वजह से वो लोग नोएडा में डेरा जमाए हुए हैं और अमन चोपड़ा को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अमन चोपड़ा अपनी फ्लैट में मौजूद नहीं है अभी। वह लगातार उनको सर्च कर रहे हैं लोग। उनका ये कहना था कि जहाँ भी हमको जानकारी मिलेगी वहाँ हम जाएंगे अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए। इस तरह के स्टेटमेंट लोग दे रहे थे, लेकिन फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो काफी देर तक यहाँ बिस्तर थाने में वो लोग रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो उन लोगों को बड़ा दबाव है। लेकिन राजीव, अगर सब कुछ सही तरीके से कानून का पालन करते हुए ही राजस्थान पुलिस कदम उठा रही है, तो फिर कैमरे के सामने आकर के बयान देने में गुरेज क्यों है? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। उनका सीधे तौर पे जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है, अपना बचाव करते हुए लोग अपना बयान दे रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी में पहुंचे हुए हैं, सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर राज्य सरकार का दबाव है, जिसकी वजह से जो है वो लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में लगातार बने हुए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि हमको जो मैसेज दिया गया है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और एक पत्रकार को जो है गिरफ्तार। देखिए राजीव, इन सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल ये जरूर उठता है कि आखिरकार जब जयपुर हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और पुलिस जब एक दिन पहले पत्रकार अमन चोपड़ा के आवास पर पहुंच गई थी और वहां पर जो कानूनी कार्रवाई पुलिस की होती है वो उन्होंने की, तो उसके बाद इतनी जल्दबाजी के साथ वापस दोबारा पुलिस क्यों पहुंची वहां पर? और इसका जवाब देने के लिए कोई राजस्थान पुलिस का अधिकारी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सवाल इस बात को लेकर के भी कि, और इसी बीच ये भी कि ये जो तमाम चीजें सामने आ रही, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस बात को लेकर के है? बिल्कुल, देखा जाए तो दिल्ली में जो भी राजनेता हैं इसका घोर निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई पत्रकार के ऊपर इस तरह का एक्शन लेना कहीं न कहीं उचित नहीं है। यह पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। जैसा तमाम तरह के लोग अपने तमाम जो नेता है अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, सभी लोग इसकी निंदा ही कर रहे हैं कि इस तरह से पीछे नहीं पड़ना चाहिए पत्रकार के, क्योंकि जो एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में आकर के और यहाँ पे बिल्कुल राजीव, और इसी बीच जो है तमाम देश भर के लोगों का साथ भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्विटर पर हैशटैग आई स्टैंड विथ अमन चोपड़ा लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।